हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और जो उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा है वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये शो कॉज नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो नहीं करवाए गए। नोटिस के मुताबिक इमरान खान 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो तफसीलात है तब तक उन्होंने जमा नहीं करवाई, जबकि इलेक्शन एक्ट के तहत तमाम सियासी जमातों को मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने जो है वो ज़रूरी हैं कानून के नीचे। और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 के तहत ये इंतखाबात वफाकी, सूबाई और मकामी सतह पर होने लाजमी हैं। ईसीपी के नोटिस के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215 का भी हवाला दिया गया है, जिसके तहत जो भी एक रजिस्टर्ड सियासी पार्टी होगी उसको जो इलेक्शन सिंबल है वो अलॉट उसी वक्त होगा जब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे और इसका जो सर्टिफिकेट है वो जमा होगा ईसीपी के पास। वज़ीर आज़म को 14 दिन के अंदर जवाब देने की मोहलत दी गई है। ईसीपी ने ये भी लिखा है कि पार्टी इलेक्शंस अगर ना करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उनका इंतखाबी निशान भी मनसूख कर दिया जाएगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर बैरिस्टर अली साहब, ये सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या वजह बनी कि वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि यूँ इस तरह ईसीपी को नोटिस भेजना पड़ा है? सर, हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ज़रा एम्बैरेसिंग लगता है कि जमहूरी हुकूमत चला रही है जमात और अपने इलेक्शंस भी ना करवाए। देखिए जी, एक जो जिसा आपने दुरुस्त फरमाया कि कानून के मुताबिक हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपनी आइन और मंशूर के मुताबिक जो शेड्यूल है उसके तहत इलेक्शंस कराने ज़रूरी होते हैं और अगले इलेक्शन से पहले पहले वो इलेक्शन करा देने चाहिए। और अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है, नतीजा ये है कि आपको सिंबल नहीं मिल सकता। तो ये इलेक्शन ज़रूर कराए जाएंगे, अगले इलेक्शन से पहले कराए जाएंगे और उसकी जो इनफैक्ट अगर आप देखें पास्ट में, माजी में, तो ये इलेक्शंस टाइम पे होते रहे हैं। और अगर आप रिपोर्ट पढ़ें पिलडैट की भी तो उसमें भी ये आपको नज़र आएगा कि पीटीआई ही एक जमात है जो कि सबसे ज़्यादा टाइमली और प्रॉपर तरीके से, दुरुस्त तरीके से इलेक्शंस कराती है अपनी इंटरनल। तो इस जो शो कॉज नोटिस आया है उसमें इंडिकेट किया गया है कि एक चेयरमैन की तरफ से या सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इलेक्शन हो गए हैं, तो इसका एक जवाब दिया जाएगा, कानूनी जवाब दिया जाएगा और फिर इलेक्शन यकीनी तौर पे अगर नहीं हुए तो उससे पहले, अगले इलेक्शन से पहले और जल्द से जल्द कराए जाएंगे इंटरनल पार्टी इलेक्शन जो होते हैं। ये एक प्रोसीजरल सर तो ये चीज़ है। बताइएगा कि हाँ जी जी सर, तो ये पिछली दफ़े कब हुए थे इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? ये मंशूर के मुताबिक मेरी नज़र में हर आपको 4 साल या 5 साल में कराने होते हैं। तो ये लास्ट इलेक्शन जो हुए थे, मुझे अब तारीख तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 साल पहले शायद ये इलेक्शंस हुए थे और उसका अभी वक्त आ रहा है अगले इलेक्शन का, तो इन टाइम मंशूर के मुताबिक ही होंगे इंशाल्लाह। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि कब हुए थे तो और कब होंगे सही। नेक्स्ट। तो सर अगर आप कह रहे हैं कि अभी वक्त मतलब कि आप जो मंशूर है उसके मुताबिक जो इलेक्शन होना था या वो वक्त अभी आया नहीं, मंशूर में अभी भी गुंजाइश है, तो फिर ईसीपी को क्यों ज़रूरत पहुंची या महसूस हुई कि उन्होंने आपको शोकॉज नोटिस इशू कर दिया? और शोकॉज नोटिस से तो ये लगता है कि जैसे कोई कोताही हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे। जी, शो कॉज़ नोटिस में एक रिक्वायरमेंट जो कानून की है वो ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। शायद वो शो कॉज़ नोटिस में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन हुए या नहीं हुए। शो कॉज़ नोटिस में ये लिखा है कि आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो उसका वो जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है कानून के मुताबिक वो पूरी कर दी जाएगी
और जिस तरह मैंने कहा कि इसका एक प्रॉपर जवाब जाएगा शो कॉज का। इसमें बताया जाएगा कि क्या एक्चुअल हकायक हैं और क्या करना है और किस तरह करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि वो इलेक्शन जो अगला आ रहा है 2 साल में, उससे पहले पहले ये इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और मंशूर में जो भी तारीख आएगी, जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की, उसके मुताबिक ही इलेक्शन होगा। सर ये बताइएगा कि क्या अब जब आप जवाब जमात की तरफ से जाएगा ईसीपी को, तो क्या उसके अंदर आपको जो फाइनल स्केड्यूल है अगले इलेक्शन का वो भी फराहम करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट में तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने वो इलेक्शन का डेट देनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जवाब जाएगा उसमें इलेक्शन कमीशन को बता देना चाहिए पार्टी की तरफ से कि इलेक्शंस कब मुकम्मल होने हैं और उनके रिजल्ट्स कब आने हैं। वो मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा अगर ये जवाब में उसकी डिटेल भी आ जाए। अच्छा सर ये बताइएगा, नाउ इफ वी आस्क यू क्वेश्चन एज अ लीगल एक्सपर्ट, कि ये ऑब्वियसली अभी तक तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जवाब देते रहे कि ये जो कानून के ज़रिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मैंडेटरी करवाया गया है या किया गया है, आपके ख़्याल में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें ऑपरेट करती हैं उस पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है? देखें जी, मेरी नज़र में ये कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत के निज़ाम में शामिल होना चाहती है और फिर वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहती है, वो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपना इंटर पार्टी अपनी खुद जो पार्टी है उसके अंदर भी इलेक्शन कराए। और ये पूरी दुनिया में है, इसीलिए ये कानून बनाया गया था। और इसके बारे में एक बाकायदा, जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया, बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी एक एनजीओ की तरफ से, और उसमें सारी क्वेश्चनेयर्स बनाए गए थे और हर पॉलिटिकल पार्टी से डिटेल्स भी ली गई थी। तो ये देखा गया था कि जहाँ कुछ पार्टीज इलेक्शंस करा रही हैं और जेन्युइन करा रही हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस को एक तरह से नॉमिनेशंस करती हैं और इलेक्शन वो उसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती, कोई जेन्युइननेस नहीं होती। तो इस कानून की लेटर एंड स्पिरिट जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा बहुत सारी जमातों में। मेरा ख्याल है, अगर आप बिल्कुल इसको एक लीगल सवाल की तरह पूछें, तो बहुत ज़रूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जेन्युइन इलेक्शन कराए, ताकि जो भी उसके ऑफिस बेयरर्स हैं वो पार्टी के मेंबरशिप्स के ज़रिए पार्टी के मेंबर्स उनको इलेक्ट करें और उनको सपोर्ट करके सामने लेके आएँ। इस तरह एक शफलिंग भी होती रहती है और सबसे बेहतर जो सबसे पॉपुलर पार्टी के नुमाइंदे हैं या लीडर्स हैं, वो फिर एक तरह से ओहदे संभालते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये एक सीरियसली पर इसको सर यही फॉलो तो, करा जाना माफ चाहिए। करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट यही तो इशू है कि ये कौन फैसला करता है कि जेन्युइन इलेक्शन है? गालबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पिछली दफ़े इलेक्शन हुआ था, हर सीट के लिए इलेक्शन हुआ था, पर इमरान खान साहब के सामने या बाकी जो सीनियर लीडर्स थे, जो कैंडिडेट्स ऐसे खड़े किए थे कि पहले दिन से ही सबको मालूम था कि इमरान खान साहब ने ही जीतना है या द वेल नोन कैंडिडेट विल विन। और बाकी जमातों में तो खैर पता भी नहीं चलता, वो एक दिन अनाउंस कर देते हैं कि जी हमारे इलेक्शन हो गए हैं, ये जो हैं लोग इलेक्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सर इलेक्शन तो हो रहा है, पर जैसे आपने कहा कि जेन्युइन इलेक्शन होना चाहिए, वो कौन डिटर्मिन कर सकता है? देखें, जहाँ तक पीटीआई का मैं जवाब दे सकता हूँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो नहीं। लेकिन जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, इसमें तो काफ़ी आप देखेंगे हमने बहुत सारे प्रोसेसेस भी अपनाए थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि बाकायदा जो वोटिंग थी वो एक तरह से टेलीफोन मोबाइल सिस्टम के ज़रिए वोटिंग की गई थी। तो कोशिश तो की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि इसको जितना भी ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ और जेन्युइन इलेक्शन हो, इंटर पार्टी वो हो। लेकिन गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की हर प्रोसेस में होती है। आप अगर कंपेयर करें जो हमारे इलेक्शंस हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस हैं, मसलन आप अगर कंपेयर करते हैं बरतानिया की जो पार्टीज हैं या जो 2 पार्टीज हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अमेरिका के, तो उनके इलेक्शंस तो बिल्कुल ही
एक तरह से नेशनल इलेक्शंस की तरह होते हैं। अभी तक हम लोग अपनी जमहूरियत के निज़ाम के मुताबिक उस हद तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उम्मीद ये है कि ये आगे अगर ये प्रोविजंस इन्फोर्स होती रहीं तो कल को ये इस तरह ही होगा जिस तरह के आपकी जो पुरानी जमहूरियत के निज़ाम हैं, जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है या तो इवन तो यूरोपियन कंट्रीज में है, वो हम कर सकेंगे। लेकिन अभी वहाँ उस जगह तक तो हम सर, नहीं आपके पहुंचे। ख्याल में ये वक्त के साथ साथ खुद होगा? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखे कि इलेक्शन जो है वो कितनी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे आपने ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि कितना जेन्युइन है। इलेक्शन कमीशन के लिए ये सिर्फ आई मीन दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि कागज आ गया है तो काफी है। नहीं, मेरा ख्याल है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी आइन के तहत तो एक तरह से टोटल इलेक्शंस को, चाहे वो इंटर पार्टी हों, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, प्रोविंशियल लेवल पे हों, लोकल बॉडीज के लेवल पे हों, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये प्रोसेस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म वाला कानून भी जो आ रहा है, उसमें भी गुंजाइश है कि इसको हम बेहतर बना सकें और इसके भी इंटर पार्टी इलेक्शन के भी प्रोसेसेस जो हैं, जो अभी तक नहीं रूल्स के तहत बने, उनको भी बनाया जाए, ताकि उसमें भी एक तरह से जो कोड है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह बाकी इलेक्शंस की हैं, वो रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएं, तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी उनको फॉलो करे। क्योंकि अभी ये होता है कि अपने अपने इलेक्शंस के अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, कि एक स्टैंडर्ड तरीका बन जाए कि हर पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके को फॉलो करे और उसकी फिर उसको फॉलो करने के बाद उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब रिपोर्ट सबमिट करे तो उसमें वो भी तरीकेकार बताए कि हमने क्या क्या फॉलो किया है। ये चीज़ें मेरा ख्याल है गुंजाइश बहुत है बहुत शुक्रिया सर। रिफॉर्म में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन की ही, और जो उसकी अब मेंबर्स जो हैं उनको दोबारा हुकूमत और अपोजिशन ने मिलके सिलेक्ट करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन का, जहां जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 अरकान हैं उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों अरकान जो हैं 26 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। कानूनी तौर पर जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान बामायनी मुशावरात यानी कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद जो है फ़ैसला किया जाना चाहिए 45 दिन के अंदर। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद महबूब साहब, सरबराह है पिलडैट ऑर्गेनाइजेशन के। वेलकम टू द शो सर। सर, पहले भी जब पिछले 2 अरकान थे बलूचिस्तान और सिंध के, उनका भी जो अपॉइंटमेंट था उसके अंदर कई माह की डिले रहा, और इसी वजह से रहा क्योंकि ऑफ कोर्स हुकूमत और अपोजिशन के जो ताल्लुकात हैं उनकी ये जो मसाइल थे उसी की वजह से ये मसला रहा। इस दफ़े सर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये फिर से वैसा ही कोई मामला होगा, या इस दफ़े कुछ तजुर्बा क्योंकि हो गया है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रिजल्ट? देखिए, पिछली दफ़ा 1 साल की डिले थी, पूरी 1 साल की डिले थी। हालांकि 45 डेज़ में इन्हें नए लोगों की अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो मुझे तो कोई हो सकता है इस दफ़ा साल ना लगे, कुछ कम लगे, क्योंकि अगले इलेक्शंस 2 साल में इलेक्शन होने वाले हैं, और शायद कहीं वक्त से पहले भी हो सकते हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, तो इसलिए इतनी डिले शायद ना करें। लेकिन ये चूँकि दोनों के दरमियान कोई आपस में बातचीत नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, और इमरान खान साहब तो ख़ास तौर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिलके बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो ग़ालिबन वो वही तरीका इख्तियार करेंगे जो लास्ट टाइम किया था, कि वो एक ख़त लिख देंगे और उसमें अपनी प्रपोज़ल दे देंगे, और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पर राज़ी नहीं होंगे तो वो अपनी प्रपोज़ल लिख के कमेटी को भेज देंगे। लेकिन अगर यही करना है तो इसमें डिले करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है।
वो जल्दी से कर दें, बल्कि वक्त से पहले कर देते तो और भी अच्छा था। लेकिन चूंकि कमीशन मौजूद है, कमीशन का काम रुका नहीं है, 3 मेंबर भी हों तो काम चलता रहता है, इसलिए मेरे ख्याल में हमारे यहाँ उसी वक्त काम होता है जब एक वक्त में काम रुक जाता है। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जब रिटायर हो गए थे तो भी 2 महीने लगे थे, कब अगरचे कमीशन डिसफंक्शनल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने लगे थे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में। तो इस दफ़ा भी 2-3 महीने लग सकते हैं, शायद ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन ताल्लुकात कार ऐसे हैं कि उसमें मुझे लगता यही है कि कोई जल्दी नहीं होगी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने क्योंकि जिक्र किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब वो अपॉइंट हुए थे 2 माह की अगर तारीख थी भी तो ताख़ीर थी भी, तो उस वक्त तो अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे जितने इस वक्त हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालिबन अपोजिशन में थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। इस दफ़े तो ऑब्वियसली सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। तो सर क्या ये हम कह सकते हैं कि कानून के अंदर कोई ऐसी ये मसला है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि ये सोचा ही नहीं बनाते वक्त कि अगर अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात बहुत ख़राब होंगे तो ये मसला ज़्यादा लंबा हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली अब एट सम स्टेज नए इलेक्शन कमिश्नर की भी तकर्री होनी है और उसके ऊपर तो पता नहीं क्या करेगी हुकूमत और अपोजिशन। नहीं, देखिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो अभी तकर्री नहीं होनी है, वो तो 2023 के इंतखाबात के बाद होगी उनकी तकर्री। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 2023 के इंतखाबात करवा के जाएंगे अगर नॉर्मल उनका टर्म रहेगा। लेकिन ये जो 2 मेंबर्स हैं इनकी तकर्री में ज़्यादा एहतियात करेंगे, इसलिए कि देखिए पीटीआई को और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ये कह चुके हैं कि उन्हें इस इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स मौजूद थे, उन्होंने उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया था। तो अब जबकि 2 मेंबर रिटायर हो गए हैं, तो 2 नए मेंबर्स के आने की अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई तो बहुत सोच समझ से काम करेगी और बहुत गौर व फिक्र के बाद किसी का नाम लाएगी। लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण पीटीआई के लिए या एक एग्रीमेंट के लिए ये भी है कि अब अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। अब अपोजिशन के दरमियान भी दरार आ चुकी है। पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और दोनों के दरमियान हमने देखा है कि गवर्नमेंट के साथ डील करते हुए एक फ़र्क है। तो ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी शायद उस तरह से डिफ़िकल्ट ना हो फैसला करने के मामले में जितनी पीएमएलएन अमूमन रही है। तो इसलिए एक उम्मीद है कि शायद कोई पार्लिमानी कमेटी के अंदर स्टेलमेट नहीं होगा। पार्लिमानी कमेटी के अंदर तो मेजॉरिटी से फैसला होना है, तो गालिबन वहाँ 50% तो गवर्नमेंट के लोग होंगे, और अगर एक आदमी भी अपोजिशन से उनके साथ मिल जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वहाँ फैसला हो जाएगा, क्योंकि 12 मेंबर्स हैं, 6 अपोजिशन के, 6 ट्रेजरी के। तो मुझे तो लगता है कि अगर कमेटी में जाएगा मामला तो वहाँ फैसला हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। पर सर आपके ख्याल में यहाँ फिर कोई सिचुएशन नहीं है कि इस कानून के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि ये जो अपोजिशन और हुकूमत के अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो अगर मसला होता है उसकी वजह से, तो दैट डजंट मीन कि कानून के अंदर कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है? देखिए, कानून में अब तब्दीली की बारे में उस वक्त भी सोचा गया था जब लास्ट टाइम स्टेलमेट हो गया था, लेकिन उस वक्त भी मसला ये था कि अब क्या किया जाए। देखिए, ऑलरेडी ये 3 लेयर्स में फैसला होता है। पहली लेयर तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों इत्तफाक राय कर लें। अगर वो ना करें तो दूसरी लेयर ये है कि दोनों अलग अलग 3 नाम फिर प्रपोज कर दें। तीसरी लेयर ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो इस काम के लिए है वो इसके ऊपर फैसला कर दे। अब देखिए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए मामला था उसमें एक फर्दर भी ऑप्शन थी कि अगर पार्लियामानी कमेटी भी फैसला ना कर सके तो फिर ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। लेकिन इस मामले में ये भी इसलिए नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
इलेक्शन कमीशन के ही मेंबर्स का तकर्रुर होना है, तो वो कैसे फैसला कर देंगे अपने मेंबर्स का। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो इस बारे में गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को कुछ ख्याल करना चाहिए। और जैसी मैच्योरिटी का सबूत उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के वक्त दिया था कि दोनों ने फिर आपस में फिर एग्रीमेंट कर लिया था। और ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये दोनों के इत्तेफाक राय से मुकर्रर हुए हुए हैं। मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इससे एग्री किया हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कर सकते हैं, सिर्फ मैच्योरिटी दिखाने की बात है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इससे ज़्यादा कितनी लेयर्स क्रिएट किए जाएं डिसीजन मेकिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियालकोट के बाई इलेक्शन की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सियालकोट के अंदर जो एक प्रोविंशियल सीट के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ, पीपी 38 गैर सरकारी जो नताइज सामने आए हैं, उसके अंदर ये जो सीट 2013 के अंदर और 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती थी, इस दफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस नशिस्त को जीत लिया है। जो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे जो पिछली 2 दफ़े ये जीते, तारिक सुबहानी साहब, वो तकरीबन 7,000 वोट से ये सीट पीटीआई के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार साहब को से हार चुके हैं। इस जीत के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियालकोट की सूबाई जो नशिस्तें हैं उनके अंदर उनकी तादाद 2 हो चुकी है। पीटीआई के जो पहले उम्मीदवार थे वो उनकी जो कागजात नामजदगी थे वो रिजेक्ट हो गए थे दोहरी शहरियत की वजह से। उसके बाद एहसन बरियार साहब को ये टिकट दिया गया और वो इलेक्शन में कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इस जीत को एक बहुत अहम कामयाबी करार दे रही है। नवाज़ लीग को सियालकोट के अंदर जो ये शिकस्त हुई है, ये एक बहुत अहम वक्त पे हुई है, और अहम ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले आज़ाद कश्मीर के भी जो इलेक्शंस थे उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। एक ऐसी पार्टी जिसकी हुकूमत थी उस इलाके में, वो अब सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर पाई है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद अली असजद मलिह साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, पहले तो मुबारक हो आपको, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी जैसे कुछ लोग कहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत डोमिनेट करती है सेंट्रल पंजाब में। पर सर ये बताइएगा कि ये किस तरह, व्हाट वर द लोकल फैक्टर्स जिनकी वजह से आप इस दफ़े कामयाब रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी बाई इलेक्शंस हुए सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जीत नहीं पाई, और डस्का का इलेक्शन तो अभी रिसेंटली हुआ जहां आप भी ऑब्वियसली कैंडिडेट थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जी एक जो बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर था जिसकी वजह से आई थिंक पीटीआई रोड द वेव जिसको कह लें आप, वो ये था कि जो कश्मीर का इलेक्शन था वो इस इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सियालकोट की भी सीट जीते, हाफिज़ हामिद रज़ा साहब वहाँ से जीते, और डस्का की सीट भी जो दूसरी कश्मीर की सीट है वहाँ से चौधरी मकबूल अहमद साहब, उनकी डस्का गुजरांवाला और ये सराउंडिंग सारी उनकी सीट बनती है, वो भी जीते। सो एक वो जो मिथ बनी हुई थी ना कि नून लीग यहाँ से हारेगी नहीं या ये लोग फिर धांधली करके अपने आप को जिता लेंगे, वो टूट गई थी। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लास्ट बजट आया है, इसके बाद हमारी पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। और जैसे खान साहब की पर्सनालिटी है, हर 3, 4, 6 महीने के बाद कोई एक ना एक माशाल्लाह छिक्का मारते हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट का जो छिक्का था आई थिंक वो हर पाकिस्तानी के दिल में जगह भी कर गया था। तो सर आपके ख्याल में जो नेशनल लेवल के इश्यूज थे, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो बेहतरी आई है, जो इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी पे स्टैंड रहा है, उन्होंने जो बाई इलेक्शन है सियालकोट के अंदर एक प्रोविंशियल असेंबली पे, उसका बहुत असर वहाँ हुआ है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल अमंग हुआ अदर है। फैक्टर्स। जी यस, अमंग्स अदर फैक्टर्स। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा था, ये पॉलिटिकल फैमिली से हैं, इज़ अ वेरी यंग गाय, बिल्कुल बरखुरदार है हमारा और बड़ा टैलेंटेड है, और लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया।
इनके मुकाबले में जो फैमिली वहाँ पे रूल करती आ रही है, उनके ऊपर नैम के भी मुकदमे बनते रहे, ख़त्म होते रहे, अंदर रहे, बाहर रहे, और आई थिंक उन्होंने डिलीवर नहीं किया और लोगों ने इनको चांस दिया है, इनकी गवर्नमेंट है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2013 में सेंट्रल पंजाब में ये पोजीशन नहीं रहेगी जो कि पिछली दफ़ा पोजीशन थी। डस्का में भी अल्लाह की मदद से हमने इनको हरा तो दिया था, मगर ये इतने ट्रेंड हैं और इतने इनके गुल्लू तगड़े हैं कि ये फिर वो हमने इनको जकड़ लिया था, ये फिर स्लिप करके निकल गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की दोनों सीटों में और PP 38 में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं भाग सके हमसे। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, हमारी मली साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, बट आफ्टर ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अली असजद मली साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो सियालकोट का बाई इलेक्शन हुआ है, जिधर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब रही। जी मली साहब, सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब ये भी इल्ज़ाम लगा रही है, कुछ इस तरह की भी वो गुफ्तगू करे कि क्योंकि ये एक शहरी कंस्टिट्यूंसी नहीं थी तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ जो भी एडजस्टमेंट करनी थी या रिगिंग करनी थी वो ज़्यादा आसानी से हो सकती है क्योंकि उनका जो ज़्यादा वर्कर होता है या सपोर्टर होता है वो शहर के अंदर होता है। ये भी वो अब बात कर रहे हैं। देखेंगे तो हमेशा ही वो रोते हैं ना, जहाँ से जीत जाए तो बहुत अच्छा है, जहाँ से हार गए वहां पे 2013 के बाद आप लोग भी यही करते थे तो ना। हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे, हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे, जिसके लिए सारा वो केओस क्रिएट हुआ और सब कुछ हमने किया, धरने दिए, टेयर गैसें खाई, रबड़ की गोलियां खाई, सब कुछ हमने सिर्फ 4 हल्के। हमारे लीडर ने पहले दिन असेंबली में आके कह दिया जौन से हल्के खोलने हैं आप बता दें हम खोल देते हैं। पहले दिन, द फर्स्ट डे इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आके कह दिया इनके पास कोई हल्के नहीं थे, ये एक बस क्राई बेबी वाली बात थी। आपने शहर की बात की, ये ऐसी बात नहीं है जी कि ये बिल्कुल ही रूरल एरिया हो। यस, ये शहर के जो पेरिफेरी है ना जी, सियालकोट शहर की, ये सीट उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये बिल्कुल आप कह लें कि शहर तकरीबन शहर ही है। तो नून लीग का ये भी इल्ज़ाम या डिफेंस, उनके डिफेंस में ये बात कहने कोई नहीं बनती। आई थिंक इनको अपना बयानिया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये जो अभी आपको पता है कि जो डेलीगेट मिले, अफगान डेलीगेट मिले नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए या मेरे लिए एज एन ऑनरेबल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को बड़े फ़ख्र से पाकिस्तानी समझता हूँ कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरी भी इज़्ज़त है और मैं अपनी इज़्ज़त समझता हूँ और दुनिया में भी अकड़ के रहता हूँ। एक वो बंदा जिसने पाकिस्तान को ब्रॉथल का, अब मैं पंजाबी में बोलना नहीं चाहता कि ब्रॉथल का क्या मतलब होता है, प्लीज, हाँ, ठीक है ना, जिस बंदे ने पाकिस्तान को ब्रॉथल का, ये उस बेशरम, उस खबीस आदमी से मिलते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, उसको खाने खिलाते हैं, उसको गाड़ी से रिसीव करते हैं, गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, तो उसके बाद इनका ख्याल है कि पाकिस्तान के जो अवाम है इनको बाई इलेक्शन में वोट देंगे। यू थिंक कि ये ऐसे फैक्टर्स भी, मतलब कि सियालकोट के एक प्रोविंशियली की बाई इलेक्शन के में इस तरह के फैक्टर्स बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल या वो इकोनॉमी को देखेंगे या और मतलब के जो बिल्कुल देखते हैं जी। आपके प्रोग्राम अब हर गांव के हर गली में जाते हैं, लोगों को सब समझ है, पहले भी थी अब और ज्यादा समझ आ गई, मीडिया ने अवेयरनेस दे दी हुई है उनको। दे मेक अप देयर ओन माइंड्स। बड़े हम माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड कौम है, समझदार कौम है। यस, हमसे गलतियां भी होती हैं मगर हम समझते हैं। सर, आपने शुरू के अंदर क्योंकि इकोनॉमी का भी खास तौर पे जिक्र किया, आपने कहा बजट के बाद से आप लोगों को एक एडवांटेज मिला है, आपने कहा था। तो सर एक दफ़े फिर बहुत तनकीद हो रही है, बात और गुफ्तगू इस तरह की भी हो रही है कि महंगाई की हम इट्स ऑन द राइज अगेन, इन्फ्लेशन जो है, क्या आपके ख्याल में ये एक आने वाले दिनों में जो फैक्टर होगा, कीमतें बढ़ेंगी तो दिस विल देन अगेन टर्न इनटू अ डिसएडवांटेज फॉर यू? ऑफ कोर्स अगर कीमतें बढ़ेंगी जी तो हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर अल्लाह के फजलो करम से अब बड़े 1-1.5 साल से एक बिल्कुल फ्लैट कर्व है, ये बढ़ नहीं रही है। आपने डॉलर को देखा, नीचे आया, फिर फ्लक्चुएट करके थोड़ा ऊपर चला गया है, वो हमें प्रॉब्लम बनेगी, तेल को फिर महंगा करना पड़ेगा बिकॉज वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ। मगर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के करम से आप ये देखें हमारी एक्सपोर्ट हाईएस्ट है, हमारे रिजर्व्स हाईएस्ट हैं, हमारा सर जो बट पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर बिजली की भी कीमत बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी, फिर बिल्कुल बढ़ेगी, utilities की भी बिल्कुल बढ़ेगी बढ़ेगी और फिर उसका हमें overall, सियासी नुकसान impact तो होगा। है। और उसका अगर हम सियासी तौर पे बात करें तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल जमात हैं। हम समझते हैं कि ना सिर्फ एक आम आदमी को उसकी प्रॉब्लम होती है बल्कि उसका हमें सियासी नुकसान भी होता है। मगर ये कड़वे घूंट हमें इसलिए पीने पड़े हैं क्योंकि जो ये हमारे इकोनॉमी का हशर करके छोड़ के गए थे, आपको पता है 2-2.5 साल कैसे उससे निकाला है। और आई थिंक ये मोजे से काम नहीं है कि कोविड के होते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो माशाल्लाह उसका ये कर्व है, ये एक मोजे से काम नहीं है। और ये इमरान खान की नीयत का फल है, जो कि ये इमरान खान की नीयत का फल है कि अल्लाह ताला उसका बाजू पकड़ लेता है। इतने मुश्किल हालात में जब दुनिया की सुपर पावर्स जो हैं वो नीचे बैठ रही थी, आप पूरा ईस्टर्न यूरोप देख लें, सदर्न यूरोप देख लें, इनकी इकोनॉमीज को क्या हुआ है, कितने मसले बने हैं। आप एशिया की बाकी मुमलिकत में देख लें, इंडिया का हाल देख लें जो बड़े यहाँ पे डींगे मार रहा था। हम अल्लाह के फजलो करम से बहुत से अच्छे रह रहे हैं। और अभी भी अगर आप किसी दिन इजाज़त देना तो मैं आपको विद प्रूफ ये आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान बाकी सारे हमारे रीजन से अभी सस्ता है। हमारा जो तेल है वो बाकी सारे रीजन से सस्ता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।